नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम इस वक्त बात कर रहे हैं देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर, यूजीसी के मुद्दे पर। यूजीसी के मुद्दे पर देश के हर हिस्से में एक तरीके से आप कहें तो आग लगी हुई है। सियासी तौर पर जहां सरकार के नुमाइंदों को जनता सवाल पूछ रही है, सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग्स वायरल हो रहे हैं, लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, लगातार राजनेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं, शहर दर शहर प्रदर्शन हो रहा है। चूंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो लिहाजा उत्तर प्रदेश पर अगर उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं तो 2027 के चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश की आबो हवा क्या कह रही है, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक और बुंदेलखंड से लेकर के रुहेलखंड तक क्या है सियासी रुख, क्या कुछ सियासत में पक रहा है, ये जानने के लिए मेरे साथ मेरे साथी पत्रकार उमाशंकर दुबे मौजूद है। उमाशंकर दुबे जी, स्वागत है इस चर्चा में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दुबे जी, ये जो बयार दिख रही है, कोई बरेली में इस्तीफा दे रहा है, कोई अयोध्या में इस्तीफा दे रहा है, और इस्तीफों की झड़ी के बीच में ये जो बहुत सारे नेताओं की फुलझड़ियों वाली स्टेटमेंट आती थी वो बंद हो गई है। जनता सवाल पूछ रही है, समर्थक सवाल पूछ रहे हैं, पर नेता बगले झांक रहे हैं। दरअसल किसी को जवाब सूझ नहीं रहा। कोई आ भी रहा है तो कह रहा है इंतजार करिए। जैसे फार्मर्स लॉ पर फैसला हुआ, जैसे भूमि अधिग्रहण पर फैसला हुआ, इस पर भी मोदी जी फैसला कर लेंगे। पर सवाल इसी बात का है कि मोदी जी फैसला कब करेंगे। और ये जो फैसला हुआ, क्या मोदी जी के सलाह के बगैर हो गया? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, गलियों में, चौबारों पर, तिराहों पर, चौराहों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। दुबे जी, आप कहाँ कहाँ गए और क्या अनुभव रहा आपका, जरा दर्शकों से साझा करिए। देखिए अवनीश जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप मोदी जी कोई फैसला नहीं करने वाले हैं। अब आपको दूसरी बात बताऊं, जो राजनेता हैं, आप देखिए कि ये जो मोदी जी का चक्रव्यूह है, इसमें सत्ता के साथ साथ विपक्ष भी फंस गया है। आप महसूस करिए, कोई भी बिल आता था, वो भले ही भले के लिए आ रहा हो, तो भी विपक्ष उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता था। पहला ऐसा बिल आया है कि जिस पर विपक्ष खामोश है। देखिए इस बिल का चेयरमैन कौन है, ये बात देखिए। इसके अलावा कौन से दल के लोग इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, कोई भी उसमें एक कमिटी होती है, सभी दल के लोग होते हैं, वही प्रक्रिया इसमें भी है। लेकिन ये भी संभव नहीं है कि मोदी जी या सरकार की सहमति के बगैर ऐसा बिल आया हो। बिल के बारे में दो बातें मैं बताऊं। 2025 का जो ड्राफ्ट था, 2026 का जो ड्राफ्ट था, विवाद किस बात पर है। 2025 का ड्राफ्ट था, उसमें साफ लिखा हुआ था कि अगर कोई पीड़ित बच्चा, यानी जो कोटा था, ये हमारा SC ST की बात अगर हम करें, तो अगर किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ है तो वो कंप्लेन करेगा और कमेटी होगी, वो जांच करेगी। निश्चित स्वाभाविक होना चाहिए, इस बात को कोई बुरा वाली बात नहीं है ये। लेकिन अगर बात झूठी निकली या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई का प्राविधान था, जबकि इसमें वो प्राविधान हटा दिया गया। ये घोर आपत्तिजनक है। झूठी शिकायत, अगर सामान्य वर्ग के बच्चे के लिए अगर कोई झूठी शिकायत कर दे और उस पर कार्रवाई हो जाए, तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा, यानी हम उसको अपराधी बना रहे हैं। दूसरी बात, 2025 का जो ड्राफ्ट था अवनीश जी, उसमें कहीं भी OBC का नाम नहीं था। अच्छा, OBC ने मांग भी नहीं किया था, आप क्यों उसमें नया चीज डाल दिए। UGC ने साफ कर दिया, प्रिजर्व कर लिया कि सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपराध करते हैं, उन लोगों को प्रताड़ित करते हैं। अपने आप मान लिया। हम आप सभी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कभी क्या अवनीश जी ऐसा महसूस किए हैं आप? जाति पात भेदभाव कभी यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने देखा है? कभी नहीं देखा है। लेकिन सरकार जिस तरीके से जाति पात अगड़ा पिछड़ा को जोड़ने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए आप किस स्तर तक जाओगे, ये एक बड़ा सवाल है मनीष जी। नहीं, पर एक चीज अगर इसमें देखें, जिस तरीके से मैं इसका आकलन कर पा रहा हूं तो ये समझ में आता है कि
सरकार एक पॉलिटिकल शिफ्ट की कोशिश कर रही है। पॉलिटिकल शिफ्ट किस बात का कि दरअसल बीजेपी एक दौर में एक ऐसी पार्टी थी जो जनसंघ थी, बीजेपी 1980 में बनी और फिर उसकी यात्रा शुरू होती है। दो से आंकड़ा शुरू होता है और फिर आज इतना प्रचंड बहुमत उनके साथ लगातार पिछले दो चुनाव से था, तीसरे चुनाव में थोड़ा बहुमत से पीछे आ गए, फिर भी एनडीए के साथ सत्ता में काबिज है तीसरी बार। और ये बात तो बहुत लंबे समय बाद हो पाई, जब लगातार सरकार तीन बार आई हो, दो बार बहुमत से आ गई हो, तीसरी बार चलिए कुछ नंबर कम रहे लेकिन फिर भी बहुमत के आसपास हैं और बहुमत का जुगाड़ कर लिया है। ये लगता है कि बीजेपी एक पॉलिटिकल शिफ्ट के दौर से गुजर रही है। उसने या उसकी बिल्कुल सही लीडरशिप बात। ने या उसके थॉट प्रोसेस ने कहीं ना कहीं ये तय कर लिया है कि जो वोटिंग का पैटर्न है या जो समर्थकों का पैटर्न है, ये कुछ ऐसा कर लिया जाए कि कहते हैं कि लाठी भी, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस कोशिश के चक्कर में न सिर्फ लाठी टूट गई है बल्कि पैर भी टूट गया है। और हुआ क्या है कि बीजेपी ने ओबीसी दलित मतदाता को रिझाने के चक्कर में, अपने इर्द गिर्द एक वोट की गोलबंदी करने के चक्कर में अपने उस कोर वोटर को दांव पर लगा दिया है। और जब दांव पर लगा दिया है तो मैं आपको याद दिलाऊंगा वही 1990 से पहले का दौर, जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने भी दांव पर लगाया, स्थायी वोट के चक्कर में अल्पसंख्यक दलित इस वोट बैंक को सजोने के चक्कर में, जो एक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ या फिर उसके बाद एक इंटैक्ट वोट, इंटेलेक्चुअल वोट था जो देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहता था, जिसको उम्मीद थी, जिसका नेतृत्व था, वो तमाम सारे वर्ग धीरे 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 कटते गए। जो एक्सट्रीम लेवल पर धार्मिक आंदोलनों के दौर में भी जो है नहीं जुड़े थे, लेकिन 90 के बाद जब मंडल और कमंडल का दौर आया तो वो सियासत में बीजेपी के साथ चिपक गए और तब से उन्होंने बीजेपी की नैया खेवाने का काम किया। मझधार में भी खवाया, जब सत्ता में बीजेपी आई तब भी और जब सत्ता से बाहर हो गई तब भी वो बीजेपी का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। और ये 2014 से तो सिलसिला ही नहीं रुक रहा। हर वोट में बम्पर वोट, बम्पर वोट, बम्पर वोट। आप देखिए ना वोटिंग परसेंटेज, आप बिहार जैसे राज्य में जहां एसआईआर हुआ, कितना वोटिंग हुई और किसका, किसके लोग जीत करके आए, किसके लोग किसका समर्थन बड़ा व्यापक तौर पर एक मुश्त मिला बीजेपी को। फिर भी बीजेपी एक पॉलिटिकल शिफ्ट ट्राई कर रही है। और कैसे ट्राई कर रही है उमाशंकर जी, आप ध्यान दीजिए अगर इस बात पर, तो वही काम करिए जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब सत्ता में आए तो क्या कहा जाता था, स्लोगन क्या था? राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। किसके लिए? विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए। और क्या दौर आया उमाशंकर जी, क्या दौर आया? मंडल और देखिए, कमंडल का जब दौर शुरू हुआ तो फिर वही स्लोगन बदल गया। क्या हुआ? राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। ये स्लोगन लोगों ने गाया, लोगों ने बोला। और वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो मंडल की राजनीति लेकर के आए, जिसके चलते ओबीसी को समूचा राजनीतिक आरक्षण मिला, राजनीतिक नेतृत्व पूरा उनका निकल करके आया, वो बीपी सिंह जब उनका निधन हुआ तो कितने मंडल के नेता उनके अंतिम संस्कार में गए, कितने लोगों ने जाकर के उनके पीछे नारेबाजी की। अकेला छोड़ दिया। और न सिर्फ उन लोगों ने अकेला छोड़ा बल्कि जिसके कंधे पर चढ़ करके, जिस समर्थन से गए, उनकी अपनी जाति, अपने इर्द गिर्द के दोस्त यार मित्रों ने भी दूरी बना ली उनसे। बीजेपी किस रास्ते पर चलना चाहती है? क्या खोना क्या पाना चाहती है? एक जातीय विद्वेष पैदा करना चाहती है क्या? विश्वविद्यालयों में नेतृत्व पैदा होते थे, छात्र संघ के चुनाव आपने बंद कर दिए, नेतृत्व सृजन का कार्यक्रम बंद कर दिया। अब नेतृत्व अगर बीजेपी के अंदर निकलेगा तो वो कहां से निकलेगा? वो किसी और पार्टी से चला आएगा या फिर किसी और विचारधारा से आप खींच करके लाएंगे, ब्यूरोक्रेट को बना देंगे, टेक्नोक्रेट को बना देंगे। आपको जनता से निकले हुए नेतृत्व की तो आवश्यकता ही नहीं लगती, वरना जातियों के नेता खड़े कर देंगे, क्योंकि जातियों का वोट चाहिए। और जातियों के वोट के चक्कर में आप छात्र राजनीति, छात्र विमर्श में घुस गए, लोगों के भविष्य और उनकी पढ़ाई में घुस गए।
आप ये देख पा रहे होंगे उमा शंकर जी, आप कुछ कह रहे थे। अवनीश जी देखिए, अवनीश जी देखिए, अब आपको बताएं, इसको आप एक सरल शब्द में हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे। जैसे 20 साल पहले, 2 दशक पहले पीसीओ का बिजनेस होता था। तो पीसीओ के बिजनेस वाले अब क्या करते हैं, आज किसी को पीसीओ का बिजनेस कराएंगे तो करेगा? नहीं करेगा। वो पीसीओ के बिजनेस वालों ने क्या किया, जिनके पास कम पूंजी थी तो छोटे छोटे मोबाइल की दुकान खोल लिए, टेम्पल स्क्रीन गार्ड लगाए लगे। जिनके पास थोड़ी ज्यादा पूंजी थी तो वो क्या किए, बड़ी बड़ी मोबाइल की दुकान खोल लिए। बीजेपी ने अपने को अपडेट और अपग्रेड किया है। अब आपके सवाल के जवाब पे मैं आता हूं। बीजेपी का कहीं नुकसान नहीं होने वाला उन्नीस जी। आप ये बताइए, 2025 की जो हमारी लेआउट की बनी थी यूजीसी की, उसमें ओबीसी नहीं था। बीजेपी को समझ में आया कि ओबीसी को भी ले आओ इसमें। ठीक। यानी यूनिवर्सिटी ने, यूजीसी ने यह मान लिया कि फॉरवर्ड क्लास के लोग जो बच्चे हैं, वो पैदाइशी ये मान लिया गया कि वो बैकवर्ड और एससी एसटी ओबीसी को परेशान करने वाले, उत्पीड़न करने वाले बच्चे हैं। तो ये अब कर लिया इसने, मान लिया इसने। अब आइए, जरूरत क्यों है? 70-30 का रेशियो है। सबका साथ सबका विकास अब अलग चला गया। अब आ गया 70-30। 70-30 में ये मान लिया गया कि अगर हम फॉरवर्ड कर क्लास को अगर हटा देते हैं तो 70% वो मतदाता हैं, ये पीडीए कांग्रेस जो नेतागिरी कर रहे थे, इनकी दुकान हो गई बंद। ये तो आ गए बीजेपी के साथ। ये ऐसा माना जा रहा है। आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, कुछ परसेंट आएंगे तो भी इनका भला हो जाएगा। अब आइए, फॉरवर्ड क्लास कहाँ जाएगा? पहली बार ऐसा कोई कानून आया है जिसमें विपक्ष भी शांत है। जन आंदोलन सोशल मीडिया पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल, यानी देखिए, किसी कानून का नहीं नहीं, विरोध पर करने के आपको लिए उस आपको ये कानून। बात याद होगी दुबे जी, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार विपक्ष शांत हुआ है। नहीं, ऐसे कुछ कोई मुद्दे पहली आए। बार नहीं है। अगर आपको मंडल का दौर भी याद हो, तब भी विपक्ष बड़े व्यापक पैमाने पर शांत था। विपक्ष कुछ रिजल्ट मंडल का देखिए। विरोध नहीं कर रहा था। विपक्ष मंडल का बिल्कुल विरोध बिल्कुल। नहीं कर रहा था। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, ये पते की है। अब आप अगर समझिए कि अंग्रेजों ने कई घुमंतू जातियां थी, जैसे बावरिया, भांतु, कंजर, सांसी, छारा, लोधा, पारधी, केवट, मल्लाह, पासी आदि को 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत जन्मजात अपराधी घोषित किया था, जिससे उनके पारंपरिक जीवन पर रोक लग गई थी। उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया, जबकि जातियां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी। आप वैसी ही स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हो गई है, स्कूल हो में, गई है कॉलेज अवनीश में, जी, हो कोचिंग गई। में जाएगा, वो आते से ही निशाने पर रहेगा। और आपको पता करना पड़ेगा कि मेरे पड़ोस में किस जात का रहता है, मेरे ऊपर हॉस्टल में किसका कमरा है, मेरे बगल में कौन बैठा हुआ है, इसकी जात क्या है। क्योंकि वो आपको, मान लीजिए कि किसी अमुक ए जाति का व्यक्ति बी जाति के व्यक्ति को गाली देता है, तो अलग व्यवहार होगा। और ए जाति का व्यक्ति ए जाति के व्यक्ति को गाली देगा, तो व्यवहार अलग होगा। ये क्या सिखाना चाहते हैं आप? मतलब ए जाति का व्यक्ति अगर ए जाति को गाली देगा तो कानून अलग होगा, काम कार्रवाई अलग तरीके की होगी। और ए जाति का व्यक्ति बी जाति के व्यक्ति को अगर गाली देगा तो कार्रवाई अलग तरीके से होगी। ये कैसे? और फिर अवनीश, आपने अब क्या किया है, विकलांगों को भी उसमें शामिल किया, चलिए उनको भी, उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है। महिलाओं को शामिल किया, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो मुझे ये समझाने की, भाई ये बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर उसमें जो सामान्य वर्ग के मेल स्टूडेंट है, पुरुष या छात्र हैं, उनका क्या दोष है? एक उन्हीं को क्यों छोड़ दिया उसके बाद? और फिर वही बात जो आप कह रहे थे कि भाई, कंप्लेन अगर गलत है तो इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी किसी, मान लीजिए मुझे किसी कंप्लेन में आपने फंसा दिया, अब अगर मैं उसकी पैरवी करूं तो मेरा कितना समय जाएगा, मेरी तैयारी का समय जाएगा। मैं अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, मैं अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, ग्रेजुएशन में तो स्टूडेंट हो जाऊंगा, आईआईटी में पढ़ता हूं, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूं,
आप तो, मैं तो आपकी पैरवी आपके सामने करूंगा। जो इक्विटी काउंसिल है, इक्विटी सेल है, मैं उसके सामने नाक रगड़ूंगा बैठ करके। समझौता बाहर होगा, अभिभावक जाकर के गिड़गिड़ाएंगे दूसरी जगहों पर, अदालत में फैसला नहीं होगा। फैसले दबाव से होंगे, जातियों के विमर्श पर होंगे, पंचायतें होंगी। किस तरफ ले जाना चाहते हो? लोग जाएंगे नहीं स्कूल कॉलेज। और जो नेता इसके समर्थन में ज्ञान दे रहे हैं, निशिकांत दुबे से लेकर के तमाम सारे लोग, इनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं ना दुबे जी, इनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं। सामान्य वर्ग के सामान्य लोगों को के बच्चे तो यही स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं ना। पहले से ही उनको आपने राष्ट्रवाद के नाम पर, ज्यादा पढ़े लिखे होने के नाम पर, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कंट्रीब्यूशन के नाम पर, पहले से ही आप उन पर बहुत सारी पाबंदियां, बहुत सारे टैक्सेस, बहुत तरीके के गतिरोध लगा चुके हैं। अब आप उनसे उनके पढ़ने लिखने का भी हक छीनना चाहते हैं क्या? देखिए, जो शिक्षा का अधिकार है वो तो निश्चित तौर पे ये कानून आने के बाद, अब आप इसको अवनीश जी समझिए कि एक सामान्य परिवार का पिता अपने बच्चे को ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा जहां उसको खतरा हो कि हमारे बच्चे को जेल जाना पड़ सकता है। दूसरी चीज, अगर ये बताइए, बच्चा जेल चला गया, बच्चे पे कार्रवाई हो गई, पिता थोड़ा सा भी सक्षम होगा, ताकतवर होगा, तो वो दूसरा अपराध करके जेल चला जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं कर पाया, तो बच्चा जेल से छूट के आएगा तो क्या दोबारा पढ़ाई करेगा? फिर वो नहीं नहीं, अपराध की क्रिया की दुनिया में प्रतिक्रिया हो सकती है भाई। नहीं, अपराधी अपराधी होगा तो अपराधी बनने की तरफ बढ़ जाएगा। बन और फिर आप जाएगा, कहां से बन रोकने जाएगा। जाएंगे? अपराध को बढ़ाया जाएगा, इसमें इससे अपराध बढ़ेगा। अवनीश जी, ये भी मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, सरकार को सिर्फ वोट बैंक दिख रही है। विपक्ष सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारी जो पीडीए का नारा दे रहे हैं या तमाम तरह की जो हमारे वोट बैंक हैं, हम इसमें सरकार का विरोध करें तो हमारा वोट बैंक खिसक जाए। दूसरी चीज बताऊं अनुज जी, सरकार इतनी जल्दी आसानी से, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसमें हार मारने वाली नहीं है। क्योंकि अगर मोदी या सरकार, केंद्र सरकार इसमें बैकफुट पर चले गए तो उनको मालूम है कि हमारा जो पीडीए का दूसरा, कांग्रेस, सपा, ये सब मिल के खेल खेल रहे हैं, वोट बैंक का नुकसान होगा। हालांकि बीजेपी का, मैं फिर नहीं, कह रहा लेकिन हूं, एक कोई एक बात नुकसान तो नहीं लेकिन होने आपको वाला है। इसमें समझनी पड़ेगी या माननी पड़ेगी कि ठीक है कि मान लीजिए विपक्ष के लोग इसमें इस स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, पर सत्ता पक्ष ने भी तो स्मार्ट प्ले करने की कोशिश की है। उनकी तो किया है, कोशिश थी कि किया है। इस बहाने से उस वोट बैंक पर प्रहार किया जाए विपक्ष के, जो गोलबंद हो रहा है, एकजुट हो रहा है सत्ता पक्ष के खिलाफ। और जो मैं बात पॉलिटिकल शिफ्टिंग की कर रहा था कि वो अपने कोर वोटर को ही बदलना चाहते हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि उनका कोर वोटर ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से इकट्ठा हो, ताकि वो एक बड़ा वोट बैंक है। और वो जब स्थापित रहेगा तो वो लंबे समय तक सत्ता में स्थापित रहेंगे। और इसी विमर्श के साथ वे कोशिश कर रहे हैं। पर एक बात वो भूल जा रहे हैं, 30-35 साल में राजनीति चक्र भी बदलता है। दुनिया के हर देश में, हर समूह में, हर तरीके से, महाद्वीप, उपमहाद्वीप, सभी जगहों पर, भारत में भी कमोबेश वही समय चल रहा है। और आप जब ज्योतिषियों से, मनीषियों से राय लेंगे तो बताएंगे कि किस तरह की ग्रह दशाएं चल रही हैं। और ये ग्रह दशाएं इस तरह के मामलों को बार बार इसकी पुनरावृत्ति करा रही हैं। सरकार आखिर एक के बाद एक इस तरह की गलतियां कर क्यों रही है? दिखाई क्यों दे रही है ऐसी गलतियां करते हुए? और जब इस तरह की गलती अवनीश जी, की, उनका खुद का कोर वोटर और उनके सपोर्टर्स, ब्राह्मण पंचायत में ब्राह्मणों के नैरेटिव में हमने आपने देखा कि किस तरीके से एक पूरा बीजेपी का खुद का विमर्श खड़ा हो गया। उनके अपने सपोर्ट सिस्टम के जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। पार्टी को अपनी टोन डाउन करनी पड़ गई। यहां भी टोन डाउन करनी पड़ेगी भाई साहब। और आप देखिए ना, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने बोलना शुरू नहीं किया है। कुछ लोगों ने, कुछ जनप्रतिनिधियों ने बोलना शुरू किया है, अपनी शिकायतें अपने लीडरशिप तक पहुंचाई है कि भाई साहब चुनाव सर पर है। आप किस तरह का विमर्श, किस तरह के आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस आग से खेला था। आज जनता दल की पहचान नहीं है हिंदुस्तान में। कौन जानता है कहां चली गई जनता दल?
एक बिहार में जनता दल सेकुलर बचा हुआ है, वरना अब राष्ट्रीय जनता दल भी बिहार में थोड़ा बहुत है, वरना जनता दल कहां चला गया? जनता दल मूल पार्टी कहां चल गई? वो चक्र निशान वाली बीपी सिंह की पार्टी, कोई जानता है? उन्होंने भी ये कोशिश की थी, तो उनके पास भी ये बड़ा वाला वोट बैंक आ जाना चाहिए था। अवनीश जिस जी, राजनीतिक आज मैं सोच के साथ आप ये काम कर रहे हैं ना, वो आग से खेलने वाला काम है। अवनीश और जी आग से आज खेलते खेलते लगभग अपना घर भी जल जाता है लोगों का। अवनीश जी आज लगभग 2 दर्जन से अधिक सत्ता पक्ष के, शासन सत्ता में बैठे हुए बड़े पदाधिकारियों से मेरी बात हुई। व्यक्तिगत उनसे मेरे अच्छे रिश्ते हैं, उन सभी तो ने स्वीकार किया कि आपके बड़ा कुछ गलत मित्र हुआ। विधायक आज जो ट्वीट किया था, राजेश त्रिपाठी ने, योगी जी से मिलने के हम्म। लिए गोरखपुर पहुंचे थे, बता रहे हैं कि हम बहुत सारे मामलों पर अपनी राय रखने में, उनका ट्वीट पढ़ा। बड़े सारे विधायक हम्म। उनके साथ थे और ज्यादातर उसमें सामान्य जातियों के थे। कोई नहीं फर्क पड़ने रायबरेली वाला उन में लोगों को। रायबरेली में नारा लगा है, सुना है ना नारा आपने? बिल्कुल 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 सुना अवनीश जी। देखिए यूजीसी ऐसा को है ना। वापस करने का नारा है, योगी जिंदाबाद का नारा है, और मोदी क्या नारा लग रहा है भाई? आप समझ रहे हैं इस ये बात का मतलब? देखिए अगला चुनाव यूपी का है, और यूपी के मैं बता दूं अवनीश जी, जो हालात हैं, ओबीसी, अगड़ा पिछड़ा की जो राजनीति हो रही है। देखिए 2 चीजें मैं कहूंगा। पहली चीज ये जानिए कि जो जो हमारे सामान्य वर्ग के लोग हैं, आज अगर चुनाव हो जाएगा तो वोट किसको दें वो? क्या सपा को देंगे? क्या कांग्रेस को देंगे? क्या बसपा को देंगे या अरे भाजपा सवाल ये को नहीं देंगे? है, आप तो उस गोरखपुर के हैं, भूल रहे हैं आप, भूल रहे हैं आप। जब आदमी और वोटर का गुस्सा आता है ना, तो वो आपको वोट नहीं देगा, किसी को वोट दे हम्म। देगा। गोरखपुर किसी की को वोट जनता ने देगा, एक यही। बार तय किया था कि बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं करना है। और तब तो मंदिर ने भी कहा था, तब तो भाजपा ने भी कहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कहा था। फिर भी नहीं गोरखपुर की दिया। जनता ने अमरनाथ यादव को चुनाव जिता करके गोरखपुर का मेयर बना दिया। हिंदुस्तान नहीं, गोरखपुर से लेकर के लंदन तक इस बात की चर्चा हो गई कि गोरखपुर वालों ने किसको चर्चा मेयर थी। अपना बना दिया। चर्चा थी। तो वही सवाल ये हालात नहीं है कि किसके समर्थन में जाएंगे, सवाल ये है कि अगर आपसे रुसवा हो गए तो फिर किसी के साथ चले जाएंगे। गए हैं वो। अच्छा अवनीश जी, उत्तर अवनीश प्रदेश जी में एक 13 सवाल। साल का वनवास झेला है बीजेपी ने, यूं थोड़े ना झेला था, ऐसे ही झेलना अवनीश है। जी एक अवनीश जी एक सवाल मेरा है, ये बताइए, हम्म। इस कानून की जरूरत क्या थी? क्या ओबीसी ने मांगा था? नहीं नहीं, यही सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, मैं तो यही सवाल, चंद्रशेखर रावण का भाषण सुन रहा था, किसी की हैसियत नहीं कि ये बिल वापस कर दे। अब तो ये अभी हम भी मानते हैं कि शायद हैसियत ना हो, क्योंकि वोट के लालच में, बड़े वोट बैंक के चक्कर में, जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टियां इसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगी, किसी और तरीके से घुमाएंगी, किसी अदालत के माध्यम से, किसी कमेटी के माध्यम से, किसी सब कमेटी के माध्यम से इसको घुमाएंगी, गोल गोल चक्कर लगाएंगी, क्योंकि राष्ट्रीय विमर्श अच्छा नहीं है। राष्ट्रीय विमर्श उनके खिलाफ जा रहा है। और आने वाले राज्यों के चुनाव, उनमें अगर सामान्य सामान्य मतदाता उनसे नाराज हुआ, तो वो उन पर भारी पड़ेगा, क्योंकि वोटों का अंतर बहुत कम रहने वाला है। बंगाल में अगर 2% वोट भी बीजेपी का गिर गया, तो सीटों का आंकड़ा 25-30 तक जाकर के अकड़ जाएगा, जहां सरकार बनाने का सपना दिख रही है। उत्तर प्रदेश में अगर 2-3% नीचे चला गया, तो उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 100 के आसपास आके टिक जाएगा। 250 विधानसभा सदस्यों वाली पार्टी 100 के नीचे आ जाएगी। कहां जाएगा राजनीतिक भविष्य? 2029 में फिर क्या होगा? सवाल यहां अवनीश है। जी देखिए, और अवनीश जी और देखिए मैं आपको बीजेपी के बताऊं। लोग सोशल मीडिया से डरते हैं, उमाशंकर जी। आप और मैं जानते हैं कि सोशल मीडिया पर हैशटैग 4 दिन चलेगा ना, 4 दिन इकट्ठे होंगे। कोई नेता नहीं है ना इस आंदोलन का, कोई अगुवा नहीं है ना इस आंदोलन का, पर शहर शहर लोग सड़कों पर उतर आए हैं ना। ये भी हो सकता है कि सरकार ने अगर इस बारे में फैसला लेने में देरी की, तो ये तो रिएक्शन में हो रहा है। एक नया वर्ग एक्शन में सामने आ सकता है कि अरे, अब हटा के दिखा दो बिल। ऐसे भी लोग आ सकते हैं समर्थन में। फिर क्या करेगी भाजपा? फिर क्या करेगी एनडीए?
ये बड़ा सवाल देखिए है। जो फैसला अवनी जी, करना है 24-48 घंटे में करना पड़ेगा। एक बार संसद का सत्र शुरू हो गया, रवा हो गया, बजट पार हो गया, तो फिर वापस लेने में भी नानी याद आ जाएगी। अवनी जी, अवनी जी, मैं फिर कहूँ आपको, बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक आपको कहना चाहूंगा कि 24-48 घंटे में कोई फैसला नहीं आने वाला है। दूसरी बात समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर इस फैसले को वापस लेने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, मैं फिर कहूंगा, इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। वो कैसे? ये जो कुछ होगा माननीय न्यायालय के माध्यम से ही होगा, तो भाई सवाल, कोर्ट के ही माध्यम से होगा। मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूं, अगर भाजपा ने नहीं किया, आप जैसे बात कह रहे हैं, देखिए ये लगता है कि किसी को लाभ होगा, लेकिन सियासत में जो है ना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सियासत में बेमन से किए हुए काम का लाभ नहीं मिलता है, मन से किए हुए काम का लाभ मिलता है। अच्छा ये भाजपा बताइए, ने अगर ये बताइए, एक इक्का अगर फेंका ये है, बताइए, या इक्का फिकवाया नहीं है। अब आप सोचिए ना कि ड्राफ्ट कमेटी में दिग्विजय सिंह मैम उसके चेयरमैन हैं। बीजेपी के लोगों ने सोचा कि दिग्विजय सिंह पर इसका ठीकरा फोड़ दिया जाए, बी हाँ, दिग्विजय सिंह पर डाल दिया जाए कि भाई इस कमेटी के चेयरमैन तो दिग्विजय सिंह हैं, वो जाने। हम्म, लेकिन दिग्विजय सिंह के अलावा वो भूल गए कि राज्यसभा के और भी कई सांसद हैं इस टीम में। इस टीम में एक सज्जन है, उनका नाम है करण भूषण सिंह। करण हम्म, भूषण सिंह जो है, मैं उनका नाम ये देख रहा हूँ कि किस नंबर पर है, और करण भूषण भी उस इस टीम में थे। उनके भाई हैं प्रतीक भूषण। प्रतीक हम्म, भूषण ने जो है इस पूरे मामले में एक, अभी मुझे करण भूषण का नाम इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे नाम, सुष्मिता देव हैं, सिकंदर हम्म, कुमार हैं, अजीत पवार, श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार, राज्यसभा की सांसद अजीत पवार की पत्नी है ये। और इसी तरीके से और भी लोग हैं, हेमंत जोशी हैं, अभिजीत गंगोपाध्याय हैं, वर्षा कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, इसी तरीके ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, संबित पात्रा भी इसमें है। संबित पात्रा पुरी से गायब सांसद है जो है, आजकल, राजीव राय सोशल मीडिया समाजवादी से गायब। पार्टी के मऊ से सांसद, जियाउर रहमान वर्क वो भी सांसद हैं, करण भूषण सिंह भी 28वें नंबर पर उनका नाम है। अब आप सोचिए कि इस हम्म, कमेटी में 28वें नंबर पर करण भूषण सिंह का नाम है, यानी वो इस ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर हैं। उनके पिताजी ने मौन व्रत ले लिया है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने हाँ, इस मुद्दे पर मौन व्रत ले लिया, वो अभी अध्ययन कर रहे हैं बिल का। वो बेटे बोले से अध्ययन पूछ कर रहे हैं। अब बेटे से पूछ लेते, घर में नहीं बेटा बात। बता देता सांसद जी, वो बेटा बता देता। और जो राष्ट्र बड़ा बेटा है, राष्ट्र कथा में व्यस्त थे, राष्ट्र कथा में व्यस्त थे, बड़ा बात नहीं हो बेटा पाई जो होगी। है वो, क्या नाम है, वो इस पूरे मामले पर ट्वीट कर रहा है। और बड़े बेटे का जब ट्वीट आया है हम्म, करण भूषण का, तो करण भूषण ने इस हम्म, मामले में ट्वीट करते हुए पूरी प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है। मैं वो ट्वीट ही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्वीट में जो कहा है उसने, वो चूंकि विधायक हैं वो गोंडा से करण भूषण, इसलिए वो बात हम्म, आनी जरूरी है। सॉरी, प्रतीक भूषण। प्रतीक बड़े ठीक भाई हैं भूषण। करण के, और बड़े बेटे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, गोंडा से विधायक हैं दूसरी बार के। वो ये कह रहे हैं कि इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहरी विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को अतीत की बात कह करके भुला दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ा बढ़िया है। ब्रजभूषण शरण सिंह यही मौन है। व्रत, करण भूषण सिंह हस्ताक्षर, और प्रतीक भूषण सिंह ले ट्वीट, ले ट्वीट, ले ट्वीट। ये तो बढ़िया तरीका है भाई। सो सियासत है ये भाई साहब, और पूरी सब तरह से सियासत कर रहे सियासत हैं। है मैं फिर अवनी जी। इसीलिए कह रहा हूं, मैं फिर आपसे यही बात कह रहा हूं कि सब कुछ सियासत है। बीजेपी भी वही सियासत कर रही है, या उसी सियासत के कुचक्र में खुद उलझती नजर आ रही है, जिस सियासत के कुचक्र में कभी कांग्रेस कुचल गई, उसकी सियासत बिखर गई, उसका वोट बैंक खंड खंड हो गया, राज्यों से सरकारें उसकी चली गई। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का अतीत नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस इस देश की लंबे समय तक राज करने वाली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन जब
अपने कोर मतदाता, अपने विचारधारा के सपोर्ट सिस्टम को खोया। मैं कई जगह था, गोरखपुर आपके इलाके में या आसपास के इलाके 12-15 जिलों में मैं अभी गया हूं पिछले 3 दिनों के अंदर, और मैं जब वहां लोगों से बात कर रहा हूं, संघ के कार्यकर्ता नाराज हैं। गली चौबारों में, आयोजनों में बैठ करके वो उस तरह की बातें कह रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। पीढ़ियों से जिनका रिश्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, संघ की शाखाओं से, भारतीय जनता पार्टी के मूल दीनदयाल उपाध्याय के साथ काम किए हुए कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी, उनके परिवारों में जब ये बात हो रही है कि हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, हमने तो जस तस ये झेल लिया, पर अपने बच्चों को ये नहीं झेलने देंगे, ये कहकर के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। यूं ही किसी, फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि इसके पीछे कोई अन्ना आंदोलन जैसा कोई एनजीओ नहीं लगा है, इसके पीछे कोई संस्था नहीं लगी है, इसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लगी है। ये स्वस्फूर्त मूवमेंट है, और आपको अंदाजा नहीं लगेगा ये कौन सी शक्ल ले लेगा। और आपको हो सकता है वोट बैंक का लालच हो, आप उस वोट बैंक के लालच में कुछ दिन मौन व्रत पे रहें, मौनी बाबा बन जाएं, लेकिन आपको एक दिन तो ये तय करना पड़ेगा, वरना वोटिंग वाले दिन ये मतदाता तय कर देगा। ये दिखाई पड़ रहा है। मैं इसलिए ये सवाल नहीं कह रहा हूं, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मैं जो सुन करके आ रहा हूं लोगों से, जिस लेवल पर लोग हाइपर हैं, जिस लेवल पर लोग नाराज हैं, जिस लेवल पर लोग सवाल उठा रहे हैं, वो चिंताजनक है। अब आप देखिए ना कि अलंकार अग्निहोत्री ने जो, अलंकार अग्निहोत्री की कोई महत्वाकांक्षा हो सकती, कोई इतिहास पुराना बैकग्राउंड हो सकता है वो नेता बनना चाहते हो सकता है वो बाबा बनना चाहते हो। 24 घंटे में, 48 घंटे में तो कुंडली निकल आती ना, निकाल लेनी चाहिए। उनको नोटिस दिया गया, उनको सस्पेंड किया गया, सारी चीजें हुई, आवश्यकता थी क्या? ये सब चीजें मायावती की सरकार के दौर में होता था, अगर आपको याद हो। पत्रकार है, खिलाफ मुझे खबर याद है आता है, घर खाली करा दो, घर का सामान रातों रात फिकवा दो, अगर फलाना आदमी अवनीश है जी, आपके खिलाफ बोल रहा अवनीश है, जी, अवनीश इसको जी, जेल भिजवा अवनीश दो। जी याद होगा, अवनीश जी याद होगा, मायावती सरकार में एक चंद्रभूषण पांडे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रायबरेली से त्यागपत्र दे दिया था। आज की याद है घटना मुझे। उसी से रिलेट करते हुए हम लोग देख रहे थे, लेकिन वो परिस्थितियां कुछ और थी, ये परिस्थितियां कुछ और हैं। अरे एक और है शख्स जिन्होंने अयोध्या से इस्तीफा दिया, अब उनके अच्छा, बारे उनका में क्या समझ में भेद नहीं खुला आया आपने करना देखा? क्या चाह रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा, वो आपने उनका करना क्या भेद चाह नहीं रहे हैं। सुना, आपने उनका भेद नहीं सुना। वो नमक, क्या कहते हैं, नमक हलाली कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि नमक खा रहे हैं हाँ, सरकार का, इसलिए मोदी जी के, योगी जी के समर्थन में हम ऐसा कर रहे हैं। अब उनको पुलिस ले गई है बातचीत करने के लिए वहां की। पता ये उनका चला, इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं 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 स्वीकार। नहीं नहीं उमाशंकर जी, वो टर्मिनेट होने के हाँ। कगार पर हैं। पता ये चला कि एक चिट्ठी जारी की है मऊ के सीएमओ ने, अदालत ने हम्म। उनके विकलांग सर्टिफिकेट पर उनको पुनः जांच के लिए बुलाया है, उनको और उनकी बहन को। और जो शिकायत करता है वो उनका सबसे बड़ा भाई है। उसने कंप्लेन किया, भाई है, बड़ा है छोटा मैं नहीं जानता, पर उसने कंप्लेन किया है। और उसने कंप्लेन करके कहा है कि ये जो भाई साहब हमारे और मेरी बहन जी हैं, इन लोगों ने विकलांग का फर्जी सर्टिफिकेट लगाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने पीसीएस की नौकरी पाई, वो जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर हो गए। उनकी बहन कहाँ आई मैं नहीं जानता हूं। और वो रो रहे थे अदालत से भोकर बार के, बार, जैसे लग रहा था। अदालत से सम्मन जा रहा था, सीएमओ से आख्या मांगी जा रही थी। सीएमओ ने मेडिकल डिपार्टमेंट के डीजी को पत्र लिखा है और लिख के कहा है साहब इनको हम दोनों भाई बहन को बार बार बुला रहे हैं, ये आ नहीं रहे हैं। तो उनको अपनी नौकरी खतरे में दिख रही थी, तो वो अंगूठा कटा के, नाखून कटा के शहीद बनने चले थे। ना अंगूठा वाला उदाहरण तो गड़बड़ हो जाएगा, पर नाखून कटा के शहादत में अपना नाम लिखवाना चाह रहे थे। अब आप सोचिए बहती क्या गंगा की हालात जगह हैं। नाले में हाथ धो बैठे। हाँ, यही हालात हैं अवनीश जी, यही हालात हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से समीकरण बनाया जा रहा है, देखिए फॉरवर्ड क्लास के साथ मजबूरी है। देखिए जन आंदोलन निकल के आया है, न सत्ता का फॉरवर्ड कोई नेता, न विपक्ष का। हम बाकी की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन फॉरवर्ड क्लास अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, या जिनके लिए आप जिस कोटे से, हम फॉरवर्ड के नेता नहीं कह सकते उनको, उनको कह सकते हैं कि ब्राह्मण या क्षत्रिय या जिस भी जाति के कोटे से आप बैठे हुए हो,
आप नैतिकता के आधार पर एक बार उनके हित के बारे में सोच लिए होते कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको लाभ मत दिलाओ, अन्याय हो रहा है उस पे तो खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, आप वो सब तक सब नियम खड़े। सबके लिए बनाइए ना। आप सबको फांसी पे चढ़ाइए गलत करे तो, किसी वर्ग का नहीं, बच्चा अच्छा गलत अवनीश जी, करे तो अवनीश जी, आप उसको अवनीश फांसी जी पे ये चढ़ाइए। बताइए। जवाबदेही नहीं, बनाइए, अवनीश गलत जी, कंप्लेन हो जेल भेजिए। अवनीश जी ये बताइए, सरकार को इसमें क्या दिक्कत है कि अगर झूठा आरोप लगाए तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी? क्यों नहीं कार्रवाई चाहते हो भाई? हम कहते हैं फॉरवर्ड का बच्चा अगर गलती कर रहा है तो दंडित करो, लेकिन अगर किसी ने झूठा आरोप लगाया तो उनको भी तो दंडित करो। बिल्कुल इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल दुबे जी, चर्चा जो है वो यहीं समाप्त करते हैं, समय हो गया हमारा। लेकिन जिस तरीके का विमर्श हमने सामने रखा है, आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट करके हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां भी आप देख रहे हो जरूर बताइएगा। आपका रिएक्शन हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगा। हम फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए विमर्श के साथ, कुछ नए तर्कों के साथ आपके सामने आएंगे, कुछ नए मुद्दों के साथ आपके सामने आते रहेंगे, ताकि ये सिलसिला यूं ही संवाद का जारी रह सके। नमस्कार।